वेलकम टू नॉलेजहुड। इस वीडियो से हम वर्ड हिस्ट्री की सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें जो पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे वो है द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। अमेरिकन रिवॉल्यूशन को द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है। अमेरिकन रिवॉल्यूशन 1775 से 1783 तक हुआ। ओके, अगर हम लोग यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी में प्रीलिम्स में वर्ड हिस्ट्री से हार्डली कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। मेंस में ही जीएस 1 में यूपीएससी में वर्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं। So before starting the lecture, I want you to keep a glimpse of the previous year question that have been asked in the UPSC. So अगर ट्रेंड देखा जाए तो यूपीएससी कभी भी ऐसे एग्जैक्टली नहीं पूछेगा कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, या उस टाइम पे स्टोरी कभी भी नहीं पूछेगा। वहाँ पे एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या कॉज थे, आफ्टर रिवॉल्यूशन पोस्ट इम्पैक्ट क्या पड़ा, देन मॉडर्न एरा में अभी उस रिवॉल्यूशन से क्या सीख सकते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चंस यूपीएससी हमसे पूछता है। फॉर एग्जांपल, ए क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन 2013 की द अमेरिकन रिवॉल्यूशन वॉज एन इकोनॉमिक रिवॉल्ट अगेंस्ट मर्केंटलिज्म, राइट। वी हैव टू एक्सप्लेन दिस। मर्केंटलिज्म एक वर्ड है जो हम लोग आगे इसको समझेंगे इसी वीडियो में। Then American War of Independence transformed Europe as well as America. Comment over it. Then a question has been asked कि the American War of Independence deprived Great Britain of one empire, but it strengthened the foundation of another. Comment. In this question it is been asked कि जो ग्रेट ब्रिटेन की जो कॉलोनी थी अमेरिका, वहाँ से तो ब्रिटेन डिफीट हो गया, लेकिन वहाँ के बाद जो अलग कॉलोनीज थी, जो इनफैक्ट इंडिया उस टाइम एक कॉलोनी थी ब्रिटेन की, तो वहाँ पे ब्रिटेन की जो पकड़ थी और मजबूत हो गई। क्यों, इस चीज़ को यहाँ पे बताना है। द रीज़न इसकी जो भी लर्निंग्स थी वहाँ से सीखा ब्रिटेन ने, उसको अपनी डिफरेंट अलग कॉलोनीज है वहाँ पे जाके इम्प्लीमेंट किया। ब्रिटेन की बहुत सारी कॉलोनीज हुआ करती थी। इनफैक्ट ये भी बोला जाता है कि ब्रिटेन में कभी सूर्यास्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट टाइम जोन पे ब्रिटेन की कॉलोनीज थी, ऑल ओवर वर्ल्ड फैली हुई थी, कि कहीं ना कहीं हमेशा सूरज निकला ही हुआ रहता था। तो इसीलिए भी कहा जाता है कि इट डिडंट हैपन सनसेट इन द ब्रिटेन, कहा जाता था उस टाइम। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस। अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग पूरे वीडियो में क्या देखने वाले हैं अमेरिकन रिवॉल्यूशन। तो ये 2-3 पार्ट में वीडियो होने वाला है। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, बेसिक ग्लिम्स, देन अमेरिका कैसे डिस्कवर हुआ, थोड़ा सा पास्ट में जाएंगे और देखेंगे कि अमेरिका की डिस्कवरी कैसे होती है। अमेरिका को न्यू वर्ल्ड भी बोला जाता है। देन कॉलोनियल राइवलरीज़ के बारे में भी देखेंगे कि जो भी अमेरिका में 2-3 यूरोपियन कंट्रीज़, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि फ्रांस भी था, स्पेन भी था, ब्रिटेन भी था, उनकी डिफरेंट कॉलोनीज़ थी, तो उनके बीच में आपस में ही वॉर हुए, वो हम लोग देखेंगे। मर्केंटिलिज्म को हम लोग समझेंगे। देन वाई यूरोपियंस माइग्रेटेड टू द न्यू वर्ल्ड, राइट। देन कॉलोनीज़ का बैकग्राउंड क्या था, देन व्हाट आर द ब्रिटिश लॉज टू रेगुलेट दोज कॉलोनीज़, what are the events that lead to the revolutions. Okay, then we'll also see कि पूरे रिवॉल्यूशन में क्या क्या हुआ, क्या कॉज था रिवॉल्यूशन का, क्यों कॉलोनिस्ट प्रोवोक हुए और रिवॉल्यूशन किए। एंड विल एट द एंड विल ऑल्सो सी कि आफ्टर दिस रिवॉल्यूशन क्या सिग्निफिकेंस रहा, क्या इम्पैक्ट पड़ा ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फाइन। सो अगर हम लोग अमेरिकन रिवॉल्यूशन की बात करें, विच हैपेंड फ्रॉम 1775 टू 1783, जो भी ये इवेंट हुआ, राइट, ये इट हैपन्स बिकॉज कि बहुत सारे इवेंट्स हो रहे थे और बहुत सारे थॉट्स इमर्ज हो रहे थे, राइट। कोई भी इवेंट रातों रात नहीं होता है। वो इवेंट की जो बुनियाद होती है कई दिनों से बनती आई रहती है और एक स्पार्क की ज़रूरत होती है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हुआ। बहुत सारे इवेंट हो रहे थे, लोगों को बहुत सताया जा रहा था। जो भी ब्रिटेन था, जो कॉलोनीज़ वहाँ पे थे, वहाँ के ट्रेडर्स हुए, वहाँ के बिजनेसमैन थे, उनको डिफरेंट एक्ट्स जो थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, जिनसे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हो रहे थे और नए नए थॉट्स लोगों के दिमाग में आए थे, जिनकी वजह से फाइनली एक रिवॉल्यूशन में वो चीज़ कन्वर्ट हुई, राइट। एंड पोस्ट अमेरिकन रिवॉल्यूशन डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला, राइट। और आफ्टर दिस रिवॉल्यूशन इमीडिएट इफेक्ट क्या हुआ कि जो ब्रिटेन की अलग कॉलोनीज थी वहाँ पे ब्रिटेन ने टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया। क्यों? क्योंकि जो भी उनको कंपनसेशन करना था, बिकॉज दे हैव टू डू द कंपनसेशन, जो कि डिफीट हुए थे वो अमेरिकन कॉलोनीज से, तो उनको कंपनसेशन करना था। इस वजह से उन्होंने बाकी अदर कॉलोनीज पे जो टैक्सेस थे उनको इंक्रीज़ कर दिए। फाइन।
अब हम लोग थोड़ा सा और पास्ट में जाते हैं और थोड़ा सा एक ग्लिम्स देख लेते हैं कि अमेरिका की डिस्कवरी कैसे हुई। तो अमेरिका की डिस्कवरी में इंडिया का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। अमेरिका की डिस्कवरी मतलब कि यूरोपियन कंट्रीज़ को पता चला कि अमेरिका यहाँ पे है। कैसे पता चला? क्योंकि उस टाइम तो ऐसे जीपीएस हुआ नहीं करता था, सेटेलाइट्स हुई नहीं करती थी, कुछ कुछ लेकिन मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स उस टाइम आ रहे थे, जैसे कंपास आ रहा था, राइट। अभी हम लोग देखेंगे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी। जो इंडिया की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज़ के ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, तो ये बहुत सालों से चलती आ रही है। इवन अलेक्जेंडर के टाइम लाइक 326 बीसी में भी देखा गया कि अलेक्जेंडर हैज़ कम टू इंडिया, राइट। देन संगम इसकी अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे चोलाज हुए, देन पांड्याज हुए, राइट। दे ऑल्सो हैव द रिलेशंस, ट्रेड रिलेशन विद द यूरोपियन कंट्रीज़, फाइन। तो अगर हम बात करें रास्ता की, कैसे यूरोपियन कंट्री से इंडिया कनेक्टेड था, तो इंडिया यूरोपियन कंट्री से तीन रास्ते से कनेक्टेड था। फर्स्ट वन इज़ रेड सी, यहाँ हो गया यूरोप, दिस वन इज़ इंडिया, ये हमारा रेड सी है। तो एक रास्ते हुआ करता था कि यहाँ यूरोप के थ्रू मेडिटेरियन सी से यहाँ आओ, यहाँ पे स्यूज कैनाल था, स्यूज कैनाल होता है, और यहाँ से रेड सी के थ्रू इंडिया आ जाओ। फर्स्ट बात ये है। दूसरा बात था कि यूरोप से कम टू हियर, देन फ्रॉम पर्सियन गोल्फ रीच टू इंडिया, राइट। एंड थर्ड पाथ जो था कि थ्रू लैंड, यहाँ से फॉर एग्जांपल फ्रॉम हियर केम हियर एंड अफगान ओवर द लैंड, लाइक यहाँ अफगानिस्तान से पाकिस्तान एंड देन फाइनली रीच टू इंडिया, राइट। सो उस टाइम पे यही तीन रास्ते पता थे फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, राइट। अब हुआ क्या कि 1453 में जो ओटोमन एम्पायर है उसने रोमन एम्पायर को डिफीट कर दिया, कॉन्क्वर कर दिया। तो उससे क्या हुआ, यूरोप में अब आई बहुत बड़ी दिक्कत। यूरोप में क्या हुआ, जो इंडिया का एक्सपोर्ट था, स्पाइसेस स्पेशली कार्डमम, पेपर, जो मसाले थे, कॉटन, सिल्क, इनकी जो एक्सपोर्ट थी वो रुक गई। अब यूरोपियन कंट्रीज़ में दिक्कत आने लगी। तो यूरोपियन कंट्रीज़ ने फिर उनके दिमाग में आया कि अब हमको एक नया रास्ता पता करना होगा इंडिया तक जाने का, राइट। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में दो कंट्री, पुर्तगाल एंड स्पेन, राइट। उसमें पुर्तगाल के जो प्रिंस हेनरी थे, उनको नेविगेटर भी बुलाया जाता है, वो बहुत मतलब इंटरेस्टेड थे नेविगेशन एंड ऑल ने। उन्होंने इनफैक्ट एक स्कूल भी खोल रखा था 1914 में, 1416 में एक नेविगेशन स्कूल भी खोल रखा था, जहाँ पे कि वो नेविगेशन, सीमैनशिप, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता था। उनका एक इवन ड्रीम होता था कि इंडिया तक का कोई पाथ पता करें, ओके। देन फाइनली क्या हुआ, उस टाइम पे इंस्ट्रूमेंट्स, ये बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके थे। एक सिपाही आ गई थी, शायद आई थिंक कैरेबल नेम से सिप आ गई थी, जो कि डीप सी वॉयजेस कर सकती थी। देन मैग्नेटिक कंपास की डिस्कवरी हो गई थी, और इवन जो नेविगेटर है वो क्रो को भी अपने साथ ले आते थे, राइट। आई डोंट नो कितना सही है, बट वो क्या करते थे कि लाइक सिप पे वो क्रो को छोड़ देंगे। क्रो जिधर भी जा रहा है, अगर क्रो जा रहा है और क्रो वापस नहीं आया, तो वो प्रेडिक्ट कर लेते थे कि उस तरफ लैंड है, ताकि क्रो उधर गया और लैंड पे जाके रुक गया है। अदरवाइज़ जो क्रो है वो पानी में तो डूबेगा नहीं, वो वापस फिर से नाव पे आ जाएगा। तो इस वजह से वो क्रो को भी समटाइम्स ले जाया करते थे। तो क्रो भी यूज होता है एज ए नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करता था उस टाइम, फाइन। देन फाइनली 1488 में बार्तोलोम्यू डियास, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन आप देख सकते हो, तो जो भी ये बार्तोलोम्यू डियास है, ये इन्होंने नेविगेट करना स्टार्ट किया। ये फाइनली यहाँ से निकले और यहाँ पे साउथ अफ्रीका तक आए, ठीक है। नेविगेट इंडिया को ढूंढते ढूंढते ये साउथ अफ्रीका तक आए और यहाँ पे स्टॉर्म में फंस गए, और दिन वापस पुर्तगाल गए तो उन्होंने बोला कि ही हैव रीच टिल केप ऑफ स्टॉर्म्स, उसको उस जगह को उन्होंने नाम दिया केप ऑफ स्टॉर्म्स। बट जो किंग ऑफ पुर्तगाल थे, उन्होंने उसको नेम को चेंज किया और उन्होंने बोला कि नो, इट इज़ नॉट केप ऑफ स्टॉर्म्स, वो केप ऑफ गुड होप है, राइट। इट इज़ अ गुड होप, वहाँ से भी इंडिया को पाया जा सकता है, राइट। देन फाइनली 1492 में स्पेनिश क्वीन ने कोलंबस को भेजा टू फाइंड इंडिया। अब कोलंबस उल्टा ही चले गए। कोलंबस क्या हुआ, यहाँ से निकले और ये वेस्ट के साइड जाने लगे, राइट। और फाइनली हुआ क्या हुआ, यहाँ से जा रहे थे, देन फाइनली अचानक से एक स्टॉर्म आया और वो भी खुद भी कोलंबस सबकॉन्शियस स्टेट में चले गए। और बाद में जब उनकी आँख खुली तो वो देखे कि एक लैंड पे पहुँच चुके हैं, और वो बेसिकली वो अमेरिका के लैंड पे पहुँच चुके थे। तो इस तरीके से एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी हो गई थी अमेरिका की। फिर उसके बाद कोलंबस फाइनली अमेरिका की डिस्कवरी हुई, ओके। दैट डे वाज 1492 अक्टूबर 12, ओके।
देन ही वेंट टू यूरोपियन कंट्रीज़, वहाँ पे जाके बताया कि ही हैव डिस्कवर्ड अमेरिका, राइट। तो वहाँ पे जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उसको उन्होंने इनको एक न्यू वर्ड, अमेरिका को एक न्यू वर्ड उन्होंने बोला, ओके। देन फाइनली यूरोपियन कंट्रीज़ अमेरिका में गई और अपनी अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश करने लग गए, राइट। जैसे कि स्पेन है, स्पेन ने सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका पे अपनी कॉलोनी बना ली, जैसे कि मैक्सिको, पेरू, फ्लोरिडा, ये पूरी स्पेन ने अपनी कॉलोनी बना ली, राइट। आप मैप में भी दे सकते हो, दिस इज़ मैक्सिको, ये स्पेन की कॉलोनीज थी। और देन हियर फ्लोरिडा इज़ देयर, राइट, देन पेरू इज़ देयर। देन फ्रांस ने नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारी, फॉर एग्जांपल हुडसन बे टेरिटरी, नोवो स्कोटिया, देन लुसेनिया, ये सारे रीजन्स को फ्रांस ने अपनी कॉलोनीज बना ली, राइट। आप मैप में देख सकते हो। इनफैक्ट जो रीजन्स ये चेंज भी होते थे क्योंकि कॉलोनीज़ की खुद में भी वॉर हुई थी, तो यू कैन सी कि अभी ये फ्रांस का ये सारा पार्ट था, लेकिन कुछ टाइम बाद ये सब ब्रिटेन और फ्रांस में लड़ाई होती है और सारा जो पार्ट है वो ब्रिटेन का ही हो जाता है, ओके। देन इंग्लैंड है, इंग्लैंड ने बेसिकली नॉर्थ अमेरिका का जो ईस्टर्न वाला पार्ट है वहाँ पे 13 कॉलोनीज़ पे अपना शासन किया स्टार्टिंग में, दिस 13 कॉलोनीज, राइट। ये फॉर एग्जांपल मैसाचुसेट्स, देन न्यू जर्सी, देन वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, यहाँ पे इतने सारे एरियाज़ को ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनीज बनाई, ओके फाइन। लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ कि उस टाइम पे कॉलोनीज़ में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था, राइट। तो जैसे कि एंग्लो फ्रेंच वार हुआ तो इंग्लिश ने बहुत सारी जो कॉलोनी जो फ्रेंच की थी उसको डिफीट करके खुद ले लिया। एज यू कैन सी कि एक 7 ईयर्स वॉर हुई 1756 से 1763 में इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में, फ्रांस के बीच में। तो ये जो कॉलोनीज है, जो पार्ट है, ये फ्रांस का हुआ करता था। अभी ये कम्प्लीटली ब्रिटेन ने जीत लिया, तो ब्रिटेन की जो टेरिटरी है, जो कॉलोनीज है नॉर्थ अमेरिका में, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, ओके। ऐसे करके स्पेनिश सक्सेशन वॉर भी हुआ, ऑस्ट्रिया सक्सेशन वॉर हुआ, कॉलोनीज़ की अपने में राइवलरी होती रहती थी। अब हम मर्केंटलिज्म के बारे में भी देख लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसमें बोला जाता है कि जो नेशन का वेल्थ है दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टॉक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, राइट। और जो भी कंट्री है वो बिलीव करती है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट, राइट। सो दैट जो एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, वो पहले एक्सपोर्ट्स करेंसी नहीं होती थी, गोल्ड एंड सिल्वर ही हुआ करते थे, तो जो प्रीसियस मेटल्स हैं वो उनके देश में आ जाएगा, तो उनके देश रिच होगी, उनके देश की वैल्यू बढ़ेगी, राइट। और कॉलोनीज़ में क्या होता था कि जो कॉलोनीज़ में क्या करते थे, जो भी मदर कंट्रीज़ होती थी, जिनकी कॉलोनीज़ होती थी, उनका क्या होता था कि कॉलोनीज़ से रॉ मटेरियल को ले आते थे अपने मदर कंट्री में, और देन फिर अगेन वहाँ पे उसको एक प्रोडक्ट में बनाएंगे और फाइनली उसी कॉलोनी में ले जाके वो लोग एज ए सेल कर देते थे। वो उनका मार्केट भी हुआ करता था। जो कॉलोनी जो होता था वो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल भी, और सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड ऑल्सो मार्केट प्लेस हुआ करता था, राइट। एंड इस कॉन्सेप्ट में एक और भी चीज़ थी कि जो भी गुड्स हैं, कॉलोनी कंट्रीज़ जो होंगी, जो कॉलोनीज़ होगी, वहाँ से अगर मदर कंट्री में कोई भी गुड्स अगर आ रहा है तो वो मदर कंट्री के ही शिप से आएगा, राइट। ये बेसिकली उनके कुछ रूल्स एंड लॉ, कुछ उनके एक्ट्स होते थे जो हम लोग और भी आगे देखेंगे, सो दैट उनकी जो दबदबा है कॉलोनीज़ पे बना रहे, कोई एक्सटर्नल कोई और इन्फ्लुएंस ना आए, ओके। और एक और भी हुआ करता था इस कॉन्सेप्ट में, मर्केंटलिज्म में, कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं मदर कंट्री में, जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो कॉलोनीज़ में नहीं बनेंगे, ताकि जो मदर कंट्री के डोमेस्टिक मार्केट है वो सेफ रहे, ओके। तो मर्केंटलिज्म में क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि नेशनल वेल्थ डिपेंड्स अपॉन द स्टॉक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, एक्सपोर्ट शुड बी ग्रेटर दैन इम्पोर्ट सो दैट प्रीसियस मेटल उस कंट्री में आए। कॉलोनीज इज सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल और ऑल्सो अ मार्केट प्लेस ऑफ बाई प्रोडक्ट्स, जो भी उस रॉ मटेरियल से बनेंगे, राइट। और जो भी गुड्स कॉलोनी से इधर उधर एक्सपोर्ट होंगे दैट शुड बी इन द मदर कंट्री शिप, ओके। और जो भी प्रोडक्ट्स जो मदर कंट्री में बन रहे हैं वो कॉलोनी में नहीं बनेंगे, टू सेफ गार्ड द डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ऑफ द मदर कंट्रीज, ओके फाइन। तो ये मर्केंटलिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये इम्पॉर्टेंट है इसको समझना, फाइन। So 7 years war, as we have seen, 7 year wars has been happened from 1756 to 1763। और उसके बाद से क्या हुआ, जो फ्रांस है वो मतलब कि फ्रांस की कॉलोनीज लगभग ख़त्म ही हो गई, वो सारे
ब्रिटिश के अंदर आ गई, ब्रिटेन इंग्लैंड के अंदर वो बेसिकली सारी कॉलोनीज आ गई आफ्टर द ट्रीटी ऑफ पेरिस, जो वॉर हुई थी फ्रांस और इंग्लिश के बीच में। तो एक ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई जिसमें कि जितने भी कॉलोनीज है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, वो मैक्सिमम कॉलोनीज नाउ हैव कम अंडर द ब्रिटिश। ओके, एंड आफ्टर दिस ट्रीटी ऑफ पेरिस 20 ईयर्स, राइट, 20 ईयर्स अभी और लगे अमेरिका को आज़ाद होने में। फाइनली वहाँ से इंग्लैंड को अमेरिका ने भगाया और ख़ुद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित किया। ओके, सो अभी हम लोग और भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इस कहानी को आगे भी देखेंगे, राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जाके वहाँ डाउनलोड कर सकते हो, राइट। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।